क्लास में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम के ओरिएंटेड ही होने वाले हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है। दो संख्या तो ये दो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि दो संख्याएं दी गई है, उनका गुणनफल है 45। गुणनफल क्या है दोस्तों? 45। ठीक है। और उनका जो उनका अंतर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, एक्स और माइनस के बीच का जो डिफरेंस है वो दोस्तों है सिर्फ 4। ठीक है। डिफरेंस है वो है आपका 4 और उन दोनों का जो है गुणनफल वो है 45। तो हमें क्या खोजना है? हमें यहाँ पे खोजना है ये दो संख्याओं के वर्गों का योग खोजना है। ठीक है। तो पहले दो संख्याएं खोजनी पड़ेगी। तो हम हमारे पास नॉर्मली दो फॉर्मूला दिए हैं, उस पे से हमें दो संख्याएं जो खोजनी है। मान के चलते हैं तो मैं यहाँ पे एक से उसको अगर लेफ्ट साइड रखता हूँ और 4 है और y को मैं राइट साइड भेज देता हूँ तो 4 + y होगा। ठीक है। अब x की जगह में मैं 4 + y को रख सकता हूँ। तो x की जगह पे अगर 4 + y, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन होगा y के साथ और इज इक्वल टू 40y होगा। राइट। 4 को करेंगे मल्टीप्लाई y के साथ यानी कि 4y प्लस दूसरा वाई स्क्वेयर बनेगा इज इक्वल टू 45। क्या बन के आया है हमारे पास? 4y प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 45। चलिए क्या था? 4y प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्यों नॉर्मल कर दीजिए, वाई स्क्वेयर प्लस 4y ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ, कुछ नहीं मैंने आगे पीछे किया है। अगर 45 को मैं जो है लेफ्ट साइड लेकर आता हूँ तो -45 बन जाएगा, वो बन गए 0। बस सिंपल है अब तो कि ये दो जो नंबर आएंगे वो हो गए, इनका प्लस होना चाहिए 45 और दोनों का जो है यहाँ पे गुणनफल होना चाहिए 45 और प्लस होना चाहिए 4y। जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 4y आएगा। तो सिंपल है। वाई स्क्वायर तो हमें दिया है, तो ऐसा कौन सा दो नंबर है, दो डिजिट हमें ऐसे खोजने हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप 9 और 5 को ले लें, 9 में से 5 चले जाएंगे तो कितने बचते हैं? 4 ही बचते हैं। और 9 और 5 का जो मल्टीप्लिकेशन कितना है दोस्तों? 45 है। यानी कि दो नंबर आएंगे। कौन से आएंगे? -9y और -5y, ये दो आए। अगर उनको हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो दोनों प्लस बन जाएंगे। यानी कि जो हमारे जो दो नंबर बने हैं दोस्तों वो बने कौन से? 9 और 5। 9 और 5 ये दो चीज़ हमें मिल गई। हमें खोजना है इन दोनों का वर्ग। 9 का वर्ग हुआ 81, 5 का वर्ग हुआ 25। सही है। 9 का वर्ग 81 और 5 का 25। 5 और 1 6, 8 और 2 0, 106 कहाँ है? ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर बनेगा 106। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन सी है? 0 हो सकती है तो नहीं। 1 को हम न तो अभाज्य हो तो न तो विभाज्य, उसमें नहीं लेकर थे। 2 हो सकती है, यस। 2 वो संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य हमारी होगी। पॉइंट 63 को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? देखिए 0.63 हमें दिया है, उसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है दोस्तों? तो 2 डिजिट। तो मैं नीचे रख दूंगा 2 0 यानी कि 100, ऊपर रख दूंगा 63। ऐसा कहीं दिख रहा है? यस। तो ऑप्शन बी में मुझे दिख रहा है, वो होगा हमारा सही उत्तर। 8 बार और 15 का लघुत्तम समात्पर यानी कि एलसीएम हमें क्या है? खोजना है। 8 बार 15 का वो चीज़ जो इन तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। मान के चलते हैं मैं 60 को लेता हूँ तो 12 से कर सकता हूँ, 15 से करता हूँ, लेकर 8 से नहीं कर सकता। तो ये मेरा आंसर बिल्कुल नहीं बनेगा। 120 को लेता हूँ तो मैं 8 से डिवाइड कर सकता हूँ 20, 15 8 120, यानी कि मैं
12 से डिवाइड कर सकता हूँ, 8 से भी कर सकता हूँ और 15 से कर सकता हूँ, यानी कि मेरा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही आएगा। 180 को मैं 15 से तो कर 15 और 12 से कर सकता हूँ, लेकिन 8 से नहीं कर सकता, ये नहीं आएगा। 240 को मैं 12 और 8 से कर सकता हूँ, लेकिन 15 से नहीं कर सकता, इसीलिए डी भी नहीं आएगा। मेरा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी एलसीएम। 600 का 12% कितना होगा? 600 दिए हैं, उसका मुझे क्या खोजना है दोस्तों? 12%। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 है, प्रतिशत निकालने के 100 आ जाएंगे नीचे, 2 जीरो यहाँ गए, ऊपर चले गए। 6 और 12 का मल्टीप्लिकेशन बनेगा 72। कहाँ है? ऑप्शन बी में। एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? देखिए क्या पूछा है कि कोई चीज़ को हम 450 में बेचते हैं तो 10% की हानि होती है। टोटल मूल्य हमारा 100% होता है। 10% हानि यानी कि 90% जो मूल्य है उसमें बेची गई, तो कितने में बेची? 450। 450 वो मूल्य है जो 100% की वस्तु को हमने 90% में बेची, यानी कि 10% हानि के बाद हमें 450 मिले। ठीक है, अगर 20% लाभ कमाने के लिए तो हमें किस मूल्य पर, हमें कितना कमाना है? 20% लाभ, यानी कि जो हमारा मूल मूल्य जो हमने क्रय कीमत है उस पर 20 ज़्यादा, यानी कि 120 में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 120% अगर मुझे खोजना है तो उसका मूल्य कितना आएगा? बहुत ही सिंपल, एकदम सरल हो गया। क्या करना है? दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 120 को मल्टीप्लाई करना है 450 से और उन दोनों को डिवाइड कर देना है 90 से। चलिए 450 वाला ये जीरो चला गया और 90 वाला ये जीरो गया। 45 को 9 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 45 की जगह पे 5 मिलेंगे। 120 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 मिलेंगे और इस जीरो को मैं रख दूँगा तो ये जीरो बन गया, यानी कि 600। कहाँ है? ऑप्शन ए 600 मेरा सही आंसर आएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 3:4, ठीक है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, ए की वर्तमान आयु क्या है? देखिए ए और बी की वर्तमान आयु हमें दी है 3:4। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं एक ट्रेडिशनल मेथड है, फॉर्मूला बेस्ड मेथड जानना चाहता हूँ तो कैसे? 3 की जगह पे मैं 3x लगा देता हूँ, बिल्कुल। 4 की जगह पे मैं 4x रख देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो हो गया। अब 10 वर्ष के बाद यानी कि मुझे इस 3x में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 10 साल ऐड करने पड़ेंगे, जो ए की एज है। तो दोनों की एज बढ़ेगी, बी की भी बढ़ेगी, तो बी में भी मुझे 10 साल ऐड करने पड़ेंगे और टोटल दोनों का अनुपात क्या मिला? 4:5। बस हमें करना कुछ नहीं है, दोनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। देखिए 5 को मल्टीप्लाई करना है 3x + 10 से, यानी कि 15x + 50 बराबर 16x + 40, ऐसा कुछ बनेगा। चलिए 16 में से अगर 15x चले जाएंगे तो मुझे कितने बचे? x ही बचेंगे राइट साइड में, 16x में से 15x चले गए। 50 में से -40 जाएंगे तो कितने बचे दोस्तों? 10, यानी कि x का जो वैल्यू हुआ वो मुझे 10 मिल गया। ए की वर्तमान आयु खोजनी है, ए कितना है यहाँ पे? तो 3x। x की जगह पे मैं रखूँगा 10, 10 को मल्टीप्लाई करना 3 से, यानी कि 30 वर्ष। कहाँ है? ऑप्शन बी में मेरा बना 30 वर्ष। ए और बी 2:3, बी रेशियो सी है 4:5। तो A/B/C क्या होगा? A/B/C क्या होगा? कितना आएगा? ठीक है, चलिए A/B की जगह पे मैं 2:3 लिख देता हूँ, B/C की जगह पे 4:5 लिख देता हूँ। देखिए सी के नीचे ब्लैंक पड़ा है तो वहाँ क्या चिपकाएंगे हम? बी को चिपकाएंगे। बी कितना है मेरा? 3। ए के नीचे ब्लैंक है तो उसमें मैं चिपकाऊंगा बी को। बी कितना है? 4। बस बात ख़त्म। 2 और 4 8, 4 और 3 12, 5 और 3 15, 8 12 15 मेरा बनेगा। कहाँ है? 8 12 15, ऑप्शन ए में मेरा सही उत्तर बनेगा 8 12
15। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, ठीक है, और वह 15,000 वोट से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या क्या होगी? कुल वोट यानी कि 100% जो है वोट होंगे। अब जो वो हारा उम्मीदवार है वो दोस्तों 40% उसको मिले, फिर भी वो 15,000 से हार गया, यानी कि खाने वाले को अगर 40% मिले हैं तो दूसरा भी एक उम्मीदवार था, उसको कितने प्रतिशत मिले होंगे? तो उसको मिले होंगे 60%। 60 और 40 को मिलाएंगे तो 100% बन गए। तो 40% हारने वाले हैं और 60% उम्मीदवार जीतने वाले हैं। और इन दोनों के बीच में गैप कितना रहा दोस्तों? तो वो था 15,000 का, यानी कि 40 और 60 के बीच में गैप, यानी कि 20% का जो गैप था वो था आपका 15,000। हमें खोजना है कितने प्रतिशत का? हमें खोजने हैं टोटल वोट, यानी कि टोटल वोट होंगे आपके 100%। 100%, ठीक है, 100% मुझे क्या है खोजना है। 100% क्या होगा? 20 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों 100 बन गए, बिल्कुल। तो 15,000 को भी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने बने? 75,000। 75,000 कहाँ है? ऑप्शन बी, यानी कि टोटल 75,000 जो है वोट यहाँ पे मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न है, यदि x का 15% y के 20% के बराबर है तो x रेशियो y क्या होगा? देखिए x का 15%, प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, बराबर y का 20%, प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ 100 है डिवाइड में, तो दोनों तरफ 100 निकल जाएंगे। चलिए बात खत्म। बचा क्या? 100 और 15, y और 20। देखिए मैं 15 की जगह पे 5 और 3 लिख सकता हूँ, तो 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 20 की जगह पे 4 मिल जाएंगे। तो अब बचा क्या है? 3x इज इक्वल टू वाई, फॉर वाई। एक्स रेशियो वाई मुझे खोजना है, तो एक्स रेशियो वाई को मैं लेकर आता हूँ, तो 4 वहीं पे रहेगा, लेकिन 3x वाला 3 जाएगा नीचे, तो 4:3 कहाँ है? ऑप्शन बी में मेरा 4:3 इसका सही उत्तर बन जाएगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, यदि वह दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे? ए किसी काम को अकेले काम करता है तो 10 दिन में करता है, बी अकेले काम करता है तो दोस्तों 15 दिन में करता है। दोनों अगर साथ में मिल जाएंगे, ठीक है, तो कितने दिन में करेंगे? तो दोनों का एलसीएम क्या हुआ? दोनों का एलसीएम हुआ मुझे 30। 10 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 3 मिलेंगे, तो 30 मिल गए। 3 क्या है मेरा? तो वर्क एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में वो 3 यूनिट काम करेगा। 15 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 30 मिल गए, यानी कि जो बी की एफिशिएंसी वो है 2। अब मुझे टोटल दिन खोजने हैं, तो अगर 3 यूनिट ए काम करता है और एक दिन में 2 यूनिट बी काम करता है, दोनों मिलकर 5 यूनिट टोटल काम करते हैं। तो टोटल काम है मेरा 30 यूनिट। अगर मैं 5 यूनिट हर रोज करता हूँ, 30 यूनिट काम करने में मुझे कितना टाइम लग गया? 30 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ऊपर आ जाएंगे 6। 6 क्या मिले? तो ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में ये सारा काम है वो निपटा देंगे। कहाँ है? ऑप्शन बी में मेरा 6 दिन। एकदम समझ आ गया। ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है, अगर मुझे किलोमीटर प्रति आवर दिया है और मुझे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं जो किलोमीटर प्रति आवर जो रकम दी है, राइट, उसको मैं x मान लेता हूँ। उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? उसको मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा क्या करना है? किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों कन्वर्ट करने के लिए मुझे 5/18 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 5/18। अब दूसरी बात, अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में दिया हो और मुझे उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति आवर में, तो क्या करना है? तो जो रकम दी गई है उसको मुझे
18/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, छोटा यूनिट, राइट, क्या होता है, छोटा यूनिट बन गया मीटर प्रति सेकंड। तो उसके लिए जो छोटा यूनिट है 5/18 में से 5 ऊपर आएगा। वैसे ही मीटर प्रति सेकंड में से हम किलोमीटर प्रति आवर में जाएंगे, यानी कि बड़े यूनिट की ओर जा रहे हैं। क्या हमें आउटपुट चाहिए बड़े यूनिट में, तो ऊपर भी बड़ा आएगा, 18/5 आएगा, 18/5 आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। देखिए अब इसको मैं हल कर देता हूँ, कैसे करता हूँ। देखिए 72 किलोमीटर प्रति आवर की जो चाल थी, तो 72 में लिख देता हूँ x की जगह पे, और मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो मैं छोटे एकम लूँगा, यानी कि 5/18 को लगाऊंगा। 72 को मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर मिल जाएंगे 4, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन बन गया दोस्तों 20। 20 क्या आई, सीधी सेकंड, 20 सेकंड, सॉरी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड मेरा आंसर बनेगा 20। अब 20 मुझे मिल गया, अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर प्रति आवर में। तो क्या करो, x की जगह पे मैंने 20 चिपका दिए, और बड़ी रकम यानी कि 18/5, चलो 20 को 5 से डिवाइड करें तो ऊपर आ जाएगी 4, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने बने, 72। लेकिन क्या बना, किलोमीटर प्रति आवर। ये मेरा सही आंसर बनेगा, किलोमीटर प्रति आवर जो है यहाँ सही उत्तर बना। चलिए समझ आ जाएगा आपको, नहीं आता तो दोबारा देख सकते हैं हम उसको। चलिए, यदि 5 व्यक्ति 5 मेज 5 दिन में बनाते हैं, 10 व्यक्ति 10 मेज कितने दिन में बनाएंगे। इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला क्या है, m1 d1 h1 इज इक्वल टू w1, m2 d2 h2 इज इक्वल टू w2। इसके बाहर इसी तरह के कोई भी एग्जाम्पल इनके बाहर नहीं जाएगा, सब इसमें समझ आएंगे। देखिए m1 क्या है, m1 है व्यक्ति, व्यक्ति दिए हो, मशीन दिए हो, कोई भी चीज़ दी गई हो उसको हम m1। सेकंड, अगर सेकंड सेंटेंस बनता है, ये फर्स्ट सेंटेंस के है सारे, ये जो फर्स्ट m1 वाले है वो फर्स्ट सेंटेंस के। d1 क्या है, दिन, यहाँ पे 5 दिन दिए है, राइट। और h1 क्या है, अगर दिन की जगह पे आवर दिए होते, या तो दिन और आवर दोनों दिए होते, तो m d और h में से कोई भी एक ही आपको दिया होगा, ठीक है। w1 क्या है, w1 है वर्क, वर्क कितना यहाँ पे हुए, 5 मेज तैयार हुए, तो वर्क 5 मेज हुआ। वैसे सेम टू m2 d2 h2 और w2 हमें खोजने हैं दिन, यानी कि मुझे खोजने हैं d2। h की तो ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं पड़ेंगी, md w पड़ेगी। m1 कितना है, m1 है यहाँ पे 5, दूसरे 5 दिन, d1 कितने हैं, 5 दिन। वैसे ही w कितने हैं दोस्तों, 5 में काम कितना बना, 5 इज इक्वल टू m2 कितने दिए हैं, यानी कि सेकंड में पर्सन कितने, 10 दिए हैं, और काम कितने करेंगे तो 10 मेज, और मुझे खोजना है क्या, d2। देखिए 5 और 5 तो चले गए, 10 और 10 भी चले गए, तो बचा क्या, d2 की जगह, d2 के जगह पे क्या बचा दोस्तों, 5। तो 5 दिन क्या हुआ, मेरा उत्तर बना। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करता है। 1 घंटे में अगर वह 6 किलोमीटर चलता है और लगातार 2 घंटे चलता है तो कितने दूरी तय करेगा, वो 12 किलोमीटर जो है यहाँ पे चलेगा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यह यदि वह उसी दूरी को 3 घंटे में तय करना चाहता है, मानता है वो 3 घंटे में उसको निपटा दे, तो उसकी चाल क्या होगी। टोटल डिस्टेंस है दोस्तों 12, उसको कितने टाइम में ख़त्म करना है, 3 घंटे में, यानी कि मुझे स्पीड खोजनी पड़ी। स्पीड कितनी, 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो 1 घंटे में उसको 3 किलोमीटर पहले, 6 किलोमीटर पहले चलता था, ठीक है, 6 किलोमीटर पहले चलता था, अब वो 4 किलोमीटर प्रति आवर अगर 1 घंटे में चलेगा तो वो 3 घंटे में आराम से 12 किलोमीटर तय करेगा, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही आंसर बनेगा, 4 किलोमीटर प्रति आवर। एक वृत्त का व्यास दिया है 14, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर। व्यास किसको बोलते हैं, चलिए फैंसी वृत्त बनाते हैं थोड़ा, ये बन गया मेरा फैंसी वृत्त। अब मुझे व्यास किसको बोला, ये मान लेते हैं ये सेंटर है, और ये एक लाइन है, और ये पूरा लाइन दो जोड़ देते हैं, ठीक है, सब अच्छी तरह से जोड़ देते हैं, ये पूरा लाइन जोड़ गए, ठीक है।
तो इनको हम इस बीच वाली पूरी लाइन को क्या बोलेंगे दोस्तों, डी। ये है हमारा व्यास। अगर जो सेंटर है उस पे से बीच में से मैं काट देता हूँ तो ये आधा हिस्सा बना, उसको क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या आर। राइट, क्या बनेंगे हम, त्रिज्या आर। दोनों तरफ आर आर बन गए। यहाँ पे दिया क्या है, 14। 14 कौन से हैं ये डी है दोस्तों, वो 14 है। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, हमें तो आर ही चाहिए। आर कितना हुआ, 14 का आधा, आर कितना हुआ यहाँ पे 7। चलिए क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22 में रख सकता हूँ बिल्कुल। आर स्क्वायर, आर कितना है, आर यानी त्रिज्या कितनी है, 14 की अर्धी 7, लेकिन 2 बार, तो ये 7 चले गए। 22 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझसे 154 जो है मैं मिल जाएंगे। 154 मेरा सही उत्तर बनेगा। यदि एक समकोण त्रिभुज, राइट, के 2 कोण दिए हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक है 30, दूसरा है 90, तो तीसरा कितना होगा, 30 और 90, 30 प्लस 90 कितना हुआ, 120। तीनों का कितना हुआ, 180। तो 180 में से 120 चले जाएंगे तो 60 बचे। 60 का है ऑप्शन सी में मेरे मिल जाएंगे 60। एक आयत की लंबाई है 10 और चौड़ाई है 8, तो इसका परिमाप जो है क्या होगा। देखिए ये मेरा आयत है, उसकी लंबाई दी है, लंबाई कौन सी है, तो ये वाला हिस्सा, वो कितनी है 10, और चौड़ाई होते हैं ये कितनी है 8। तो अब लंबाई के सामने लंबाई होगी, तो ये वाला हिस्सा लंबाई होगी, तो इधर 10 है तो इधर भी कितनी होगी 10। इसके सामने वाला हिस्सा होगा चौड़ाई, तो ये भी 8 ही होगी सामने सामने, ठीक है। अब इसका परिमाप करना है, यानी कि जो चारों दिशा हैं उनका क्या करना है, हमें चारों जो है योग करना है। तो 10 + 10 20, और 8 + 8 16, 20 + 16 कितने बने, 36। 36 क्या मुझे मिलेगा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो कहाँ है ऑप्शन सी में 36। 4x² - 16 के गुणनफल क्या है। देखिए 4x² के, देखिए यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 2 को मैं बाहर निकल सकता हूँ, बिल्कुल निकल सकता है। या तो नहीं, 4 को मैं बाहर निकल लेता हूँ। चलो 4x² - 16 में से मैं 4 को बाहर निकालता हूँ। चलो 4 को बाहर निकालते बचे क्या, x² - 4 ही बचा, राइट। 16 में से मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 मिलता है, तो इससे 4 बाहर निकल गए। अब दूसरा क्या होगा, x² - 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x - 2 x + 2, सही है, लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं a² - b² का जो फॉर्मूला होता है उसको हम अगर अलग करें तो क्या मिलेगा, a², सॉरी, अगर a² - b² है तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें इधर मिलेगा a - b और a + b। ये चीज़ मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकता है। एजिड मैंने वही किया, 4 की जगह पे मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया, राइट। तो a² - b² हुआ, x² - 2² हुआ, तो a - b a + b बन गया, ठीक है। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन सी में मुझे साफ साफ दिख रहा है। देखिए 5,000 पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखिए फॉर्मूला याद नहीं आता, अगर याद फॉर्मूला तो हमें पता ही है, I = PRN/100, लेकिन इतना सब करने में क्या मज़ा है, कोई नहीं। देखिए 5,000 है, 10% वार्षिक ब्याज, ओके, तो 1 साल का कितना हुआ 500, ठीक है, क्योंकि 5,000 का 10%। खोजना है कितने साल का है, 3 साल का। 500 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500, बात खत्म। ब्याज मिल गया, कितना मिला 1500, कहाँ है ऑप्शन ए में मेरा सही आंसर बन गया, बात खत्म, कोई भी चीज़ नहीं लगा। देखिए 10,000 पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। देखिए 10,000 है, उसका 5% वार्षिक, यानी कि 10,000 का 5%, 10,000 का क्या होगा 5%, यानी कि 10,000 का एक तो 10वां हिस्सा होते हैं तो 1000, और 5% मिलता है हमें दोस्तों 500। 1 साल का 10,000 का 500 मुझे ब्याज मिला।
अब दूसरे साल का भी कितना बोला 500, लेकिन दूसरी चीज़ ऐड करनी क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट बनेगा, 500 का भी 5% बनेगा, वो कितना होगा 25। टोटल कितना बनेगा 500 और 500 1000, 1000 में 25 यानी कि 1025 जो मेरा सही पूरा बनेगा। अब 1025 को क्या करना है, 1025 को मुझे 10,000 में भी ऐड करना है। 1025 को ऐड करेंगे तो 11,000 जो है 25 बनेगा। 11,000 कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन बी में मुझे देख रहे हैं 11,025। संख्या दी है 2, 3, 5, 7, 8 का मध्यमीन खोजना है। तो क्या करेंगे, हम सबका एडिशन कर लेते हैं। 2 और 3 5, 5 5 10, 10 17, 17 8 25। उसको डिवाइड कितने से किया 5 से, तो कितना बचा 5। ऑप्शन ए मेरा सही बनेगा। देखिए आंकड़े है 3 5 7 3 8 3 9। क्या खोजना है, उसका बहुलक मुझे खोजना है। बहुलक यानी कि वो डिजिट जो बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए 3 है एक बार, 3 दूसरी बार और 3 3 बार, 3 3 बार हो गए। 5 तो एक बार है सिर्फ, 7 भी एक ही बार है, 8 भी एक ही बार और 9 भी एक बार, यानी कि 3 मेरा सही आंसर बने। कहाँ है, ऑप्शन डी में मेरा 3 बहुलक बन गया। देखिए 10 45 का क्या होगा, 10 45। इसको देखिए, इसका कोई कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं, इसको हम याद ही रख सकते हैं कि वो होगा 1। कहीं ऑप्शन बी में। देखिए साइन थीटा 3/5 को कोस थीटा क्या मान के, देखिए साइन थीटा दिए कितने हैं 3/5, मान के चलते हैं ये मेरा ट्रायंगल है। अब साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ क्या है, ये है, ये है बी और सी, 3 और 5। हमेशा साइन क्या होता है दोस्तों, ए और बी, ए बी अपॉन ए सी, ये वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं क्या हाइट, और ये वाला हिस्सा, दो होते हैं साइन में। अगर मुझे कॉस खोजना है, कॉस थीटा मुझे खोजना है, तो क्या होगा ए बी, क्या होगा मेरा ए बी तो होगा, सॉरी बी सी, सॉरी यस बी सी होगा, सॉरी बी सी ऊपर आएगा और ए सी जो उसके नीचे आएगा। ये मुझे है साइन कॉस के बारे में। साइन खोजना होगा तो ए बी आएगा और कॉस खोजना होगा तो बी सी आएगा। लेकिन ये तो 5 तो पता है मुझे, नीचे तो 5 आएगा, ये सही। ऊपर कौन सा आएगा, ये नहीं कि बी सी कितना आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 और 9 मिल जाएंगे तो 25 बन गया, 25 का रूट मिलता है 5, यानी कि इधर आएगा बी सी 4, तो ऊपर आएंगे 4। कहाँ है, ऑप्शन बी में मेरा सही आंसर बनेगा 4। ये बहुत ही बेहद और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। थैंक यू।